हेलो एवरीवन, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी पर वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के बारे में, इनका डिफरेंस लिखें, उसे भी हम तफसील से कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिसर्च की डेफिनेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी की डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को हम लोग थॉरोली कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या है। रिसर्च जो है सिस्टमैटिक स्टडी है किसी भी चीज़ की। अब हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बारे में जब हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम फैक्ट्स बताते हैं उसके बारे में और नए कंक्लूजन्स बताते हैं, तो ये हमारा पूरा जो एक तरीक़ाकार है, जो इन्वेस्टिगेशन है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? रिसर्च कहेंगे। ठीक है। अगर इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो अर्ल रॉबर्ट बाबी ने एक इसकी डेफिनेशन दी है कि रिसर्च जो है ये सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, जो कि किसी भी फिनोमिना को जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर कोई स्टेटमेंट जो हमें दी जाती है या फिर किसी भी थ्योरी के बारे में, ये एक उसकी सिस्टमैटिक इंक्वायरी होती है जो कि उसको एक्सप्लेन करती है, उसको डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में प्रेडिक्शंस देती है और जो हमारा फिनोमिना है या फिर जो हमारी स्टेटमेंट है उसके बारे में कंक्लूजन्स भी हम लोग कायम कर सकते हैं। ठीक है। इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में या फिर ये जो सिस्टमैटिक स्टडी है या इंक्वायरी है, इसमें हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि इंडक्टिव और डिडक्टिव हो सकते हैं। ये हो गई इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। मेथड किसे कहते हैं? किसी भी प्रोसीजर को, तरीक़ाकार को। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है या फिर टेक्निक्स होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं या फिर टेक्निक्स होते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन। अब चल क्या रही है हमारे जहन में बात कि हमने किसी भी फिनोमिना को, नेचुरल फिनोमिना हो सकता है या फिर कोई एक टॉपिक है, कोई स्टेटमेंट है, किसी भी थ्योरी के बारे में हम लोगों ने क्या करनी है? रिसर्च करनी है। अब उस रिसर्च के दौरान जितने भी हम लोग प्रोसीजर्स और टेक्निक्स यूज़ करेंगे उसे क्या कहेंगे? रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का डिफरेंस है क्या, जिसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। हम इसे सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ना इसका एक चार्टर स्टडी जो है, कंपैरेटिव एनालिसिस, वो देखेंगे। ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी को जाहिर करता है, नंबर्स को, इसमें हम नंबर्स की बात करेंगे और क्वालिटेटिव जो है इसमें हम क्वालिटी की बात करेंगे। ठीक है। अब ऐसी रिसर्च जिसमें नंबर्स के बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च। और वो रिसर्च जिसके बारे में, जिसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, वो कौन सी हो गई? क्वालिटेटिव रिसर्च। अब इसमें अगर कंपैरेटिव स्टडी देखें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो मेन पर्पस होता है, जो फोकस होता है, वो थ्योरीज़ को टेस्ट करने के लिए, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसमें क्या आ जाती है? टेस्टिंग आ जाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा इनका जो कंपैरिजन है, दूसरा पॉइंट उसमें ये, इसमें हम एनालिसिस करते हैं किसके थ्रू? मैथमेटिकल हम स्टेट्स यूज़ करते हैं, हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और स्टैटिस्टिकल वे में एनालाइज करते हैं अपने टॉपिक को, या फिर हमारी जो स्टेटमेंट है या फिनोमिना है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में या फिर स्टैटिस्टिकल फॉर्म में इन नंबर्स उसको एनालाइज करते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो उसमें एनालिसिस होता है समराइजिंग के थ्रू और इंटरप्रिटेशन के थ्रू। ठीक है। हम किसी भी चीज़ को समराइज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमें ना एक बहुत ही बड़ा कोई थियरी उठा के दे दी गई है, उसके बारे में जितनी भी स्टडी है हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जो भी ऑब्जर्वेशंस होगी सारे का सारा उसको हम समराइज़ कर देंगे, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है? नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। हम लोगों ने बात की है ना कि इसमें एक तो स्टैटिस्टिकल फॉर्म और एनालिसिस जो होता है, मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, तो नंबर्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन क्वालिटेटिव में जब हम क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्वालिटी को नंबर्स में नहीं बताते, बल्कि हम उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें रिस्पोंडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में होने चाहिए, यानी कि जो भी हम कोई भी अगर रिसर्च कर रहे हैं तो अगर हम क्वांटिटेटिव मेथड उसका यूज़ करते हैं तो हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास बहुत सारी तादाद में लोग होने चाहिए, जिनकी हम लोग देखेंगे कि अब इसके हक़ में कितने हैं और इसके ख़िलाफ़ कितने हैं, यानी कि जो भी अब उसके मेरिट्स बताएगा, डिमेरिट्स बताएगा। अब उन लोगों की हमने क्या देनी होगी? नंबर्स में तादाद बतानी होगी, क्वांटिटी बतानी होगी कि कितने लोग जो हैं वो इसके बारे में अग्री करते हैं, या फिर जो हमारे प्रोडक्ट है या फिर कोई भी फिनोमिना है, कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं। अब मेजॉरिटी अथॉरिटी होगी, इस लिहाज से हम इसको क्या कहते हैं? रिस्पोंडेंट्स कितनी तादाद में होने चाहिए? ज़्यादा तादाद में होने चाहिए।
लेकिन जब क्वालिटी की बात आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि फुल ज़्यादा तादाद में लोगों का मौजूद होना ज़रूरी हो। ठीक हो गया। अब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं हम लोगों के पास। ठीक है, अब क्योंकि क्वांटिटेटिव होती है, अब नंबर्स में बताना है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इस तरह से ट्रू फॉल्स वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जिसको हम नंबर में डिस्क्राइब कर सकें। ठीक हो गया। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, लाइक कोई डिस्कशन हो गई या फिर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे देते हैं कि आप इसके बारे में अपने वर्ड्स में हमें कुछ भी बताएं। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या कौन सी होती है, ओपन एंडेड होते हैं क्वेश्चंस। अब इसमें जो की टर्म्स यूज़ की जाती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, उसमें टेस्टिंग आ जाती है, कॉन्टेक्स्ट आ जाता है और ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। लेकिन जो की टर्म्स क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है और सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वान्टिटेटिव रिसर्च इन डिटेल है क्या। अब पहले नंबर पर अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो जो क्वान्टिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव नाम से जाहिर है कि हम किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी की, नंबर्स की बात करेंगे। तो ये किसी भी ऐसे फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करते हैं और मैथमेटिकल बेस्ड हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं, रिज़ल्ट्स कौन से होते हैं, मैथमेटिकल बेस्ड हमारे रिज़ल्ट्स हमारे पास आते हैं, तो उस रिसर्च को क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इसकी एग्जांपल्स अगर देखी जाए तो ये जो डेटा होता है इसे हम यूज़ करते हैं ग्राफ्स बनाने में और टेबल्स बनाने में, रॉ डेटा के थ्रू ग्राफ्स और टेबल्स बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। अब दोबारा से बार बार हम किसके बारे में कर रहे हैं कि अगर हम प्रेडिक्शंस बताएंगे, कुछ भी रिलेशनशिप बताएंगे, किस में बताएंगे, नंबर्स में बताएंगे, सारे का सारा। ठीक हो गया। अब उसके अलावा क्वांटिटेटिव डेटा को हासिल करने का कौन सा ज़रिया है, इसके सोर्सेज क्या हैं क्वांटिटेटिव डेटा के या क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम जब हम अपनी रिसर्च करेंगे तो वो डेटा हम कहाँ से हासिल करेंगे, हम सर्वेज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और उसके अलावा अब एनालिसिस जो है ये कौन सा एनालिसिस है, इसमें क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद डेटा ओवरऑल जितना भी हमारे पास कलेक्ट हो चुका है उसको एनालाइज करेंगे। अब वन बाय वन अगर हम देखें तो सर्वेज़ में हम क्या करते हैं, सर्वेज़ में ये जो सर्वेज़ होते हैं ये मोबाइल्स के थ्रू भी हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं या फिर फ़ेस टू फेस हो सकते हैं। हम किसी के घर जाएं या फिर जैसे हम सर्वे करें किसी के पास, किसी फैक्ट्री में जाएं या किसी स्कूल में जाएं, हम वहाँ सर्वे करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके नंबर्स जो होंगे उनके आंसर्स के, अब उन सब आंसर्स को हम नंबर्स में स्टैटिस्टिकल फॉर्म में कलेक्ट करते जाएंगे, रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का आ जाता है मेथड, एक ऐसा सोर्स जिससे हम कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा हासिल कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी जो अब हम देखेंगे कि हाँ कोई इंटरव्यू अगर हो रहा है तो उसमें एक स्पेसिफिक फिनोमेना जो है या फिर स्पेसिफिक वर्ड जो है वो कितनी बार यूज़ किया गया है। ठीक हो गया। अब ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाता है कि हम देखेंगे, हम काउंट करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना में एक नंबर जो है वो कितनी दफ़ा इन्वॉल्व हुआ है। सपोज दैट अब हम इस वीडियो में अगर हम किसी को एनालाइज करना चाहें तो हम लोग काउंट करेंगे कि इस वीडियो में हमने डेटा का वर्ड कितनी बार यूज़ किया है, इस वीडियो के अंदर हमने क्वांटिटी का वर्ड कितनी बार यूज़ किया है, या फिर हमने इस पूरे के पूरे वीडियो में रिसर्च का वर्ड जो है वो कितनी बार यूज़ किया है। अब यहाँ पे जब वर्ड्स को नंबर्स में हम बयान करेंगे वो क्या होगा, हमने इसको क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, हमने पूरी वीडियो सुनी है, हमने उन नंबर्स को अलग से काउंट किया है और अपने पास सेव कर लिया है। अब एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि अब एनालिसिस जब आ जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास डेटा है, अब दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि हमें जो भी फिनोमेना बताया गया है या फिर जो हम लोगों को स्टेटमेंट दी गई है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम सिंपल ग्राफ्स बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो उसमें क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अब क्वांटिटेटिव डेटा में एक्सपेरिमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस देते हैं, हमारे पास क्वेश्चनेयर्स आते हैं जिनमें हम एक प्रोसीजर के थ्रू क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट का एक ड्रॉबैक भी होता है। अब ड्रॉबैक किस चीज़ का आ गया कि एक्सपेरिमेंट्स जब हम उसमें बात करते हैं तो वो लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं उसमें, किस तरह से कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना यानी कि सोशल बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट में ये बात आ गई। लेकिन अब डेटा एनालिसिस का जो एक और सोर्स है वो किस तरह से हो गया कि हमने जितना भी सर्वे किया है वो उसका रिजल्ट, ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट और हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं उनको वो हमारे पास अब क्या हो गया, हमारा डेटा बन गया। अब उसको दोबारा से हम लोग एनालाइज करेंगे, उसको समराइज़ करेंगे अपने डेटा को,
और उसके पैटर्न्स बनाएंगे, उसमें रिलेशनशिप्स देखेंगे कि अब ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है ये हमारी स्टेटमेंट के हक में कितने ज़्यादा हैं, अब उसमें सजेशंस कौन कौन से हम लोग दे सकते हैं, और इसमें कनेक्शंस कितना ज़्यादा है, और ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव हैं या नहीं हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, डेटा एनालिसिस में आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा के की फीचर्स देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसका पहले नंबर पे तो कैरेक्टर ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्चर जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर जो उनके वेरिएबल्स होते हैं, डेटा उनके पास जितना भी होता है उसको कंट्रोल कर सके। उनमें वेरिएबिलिटी क्या होती है कि जितने भी वेरिएबल्स बन सकते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके बाय कंडक्टिंग देयर स्टडीज़ इन लैब। ठीक हो गया। उसके बाद है जी अगले नंबर पे हमारे पास, एक तो हमने ये कर लिया। उसके बाद है जी इसका एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है। हम इसमें अनबाइस्ड, हमारे रिजल्ट्स जो होते हैं अनबाइस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी को ये फोकस करता है। और उसके अलावा इसमें जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी इज़ डिटरमिन्ड बिफोर इट बिगिनस। अब जो हम कोई भी अगर रिसर्च स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके अंदर जो भी हम लोगों ने प्रोसीजर यूज़ करना है उसको हम उसका डिज़ाइन जो है कि हमने पहले क्या करना है, पहले नंबर पे हमने सर्वे करना है या पहले नंबर पे हमने ऑब्जर्वेशंस करनी है, ये सारा डिज़ाइन हम लोग उस रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले ही कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि रियलिटी और जो यानी कि क्वान्टिटेटिव रिसर्चर हैं इसमें उनके लिए एक तो ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रियलिटी इज़ ऑब्जेक्टिव एंड एग्जिस्ट सेपरेटली टू द रिसर्चर। अब इसका क्या मतलब हो गया कि कोई भी अगर जो भी ऑब्जर्वर है या फिर रिसर्चर है तो उसके लिए रियलिटी जो है उसका मेन फोकस यही होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो रियलिटी पे फोकस करे। अब रिसर्च इज़ यूज टू टेस्ट अ थियरी, हम लोगों ने पहले कंपैरिजन में बात की थी ना कि क्वांटिटेटिव थियरी का आखिर पर्पस क्या है, ये किसी भी थियरी को टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब जब हमारे पास हम सपोज दैट हमारी रिसर्च ही यही थी कि हम इस स्पेसिफिक थ्योरी के बारे में अपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, उस पर रिसर्च करें। जब हमने रिसर्च कर ली तो उसका अल्टीमेट हम लोग इसके सपोर्ट में कितने ज़्यादा थे हमारे पास तादाद, वो देखेंगे। नंबर्स, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ना, नंबर्स में होता है, तो हम लोग देखेंगे कि इस थियरी को कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है तो वो उसके हक में आ जाएंगे, सपोर्ट करेंगे ना वो लोग इसको, और कितने लोगों ने उस थियरी को रिजेक्ट किया है। तो इसका मतलब है कि अब जिसकी तादाद ज़्यादा होगी, जिसके नंबर्स ज़्यादा होंगे हमारे रिजल्ट्स में, तो उसी से ही हम फिर ये अंदाज़ा लगाएंगे कि इस थियरी को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या फिर रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन अब ये जो तरीक़ाकार है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है, अब इस पर कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, जिसमें कॉन्टेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। पहले नंबर पे कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं अडॉप्ट कर सकते। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो नेचुरल सेटिंग में नहीं हो सकती। ठीक हो गया, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना कि ये किसी थियरी को टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जब हम टेस्ट करते हैं तो नेचुरल फिनोमेना को किस तरह से टेस्ट करेंगे, और नेचुरल कोई भी फिनोमेना अगर होगा तो हम उसके बारे में स्टैटिस्टिकल जो रिज़ल्ट होगा वो किस तरह देंगे, मैथमेटिकल हम उस पर एल्गोरिथम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी बात बताएं, क्योंकि अब नेचुरल सेटिंग जो है वो तो यूनिवर्सल लॉ होता है ना। अब जो यूनिवर्सल है जो चीज़, उसके बारे में हम अपनी चॉइसेस के बारे में तो नहीं बता सकते। सपोज़ दैट अगर कोई कहे कि आप रिसर्च करो कि इंसान को अच्छे बुरे ख्वाब क्यों आते हैं, तो अब जो इंसान ड्रीमिंग है उसकी, ये तो अब एक नेचुरल फिनोमिना है ना। अब किसी के हक में तो नहीं होता ना, ना ही किसी के बस में है ये कि वो अच्छे ख्वाब देखे, या किसी के बस में है कि वो बुरे ख्वाब देखे। तो ये क्या आ गया हमारे पास कि हम नेचुरल सेटिंग में क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं यूज़ कर सकते। और रिसर्चर की एक्सपर्टीज़ जो होती हैं, जैसा कि अगर किसी रिसर्चर का नॉलेज जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे कि वो कहते हैं ना कि नीम हकीम ख़तरा जान, तो ऐसा रिसर्चर जिसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, तो वो एक कम नॉलेज वाला जो रिसर्चर है उसका एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी रिसर्च के ऊपर। ठीक हो गया। अब इसमें हम देखेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा क्वांटिटी। अब जो डेटा की क्वांटिटी है वो अब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है वो यूज़ किया जाता है ओनली फॉर लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि लार्ज, जब हमारे पास डेटा होगा ना तभी हम इस क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्मॉल फॉर्म में डेटा होगा, लो क्वांटिटी में डेटा होगा, तब हम इस क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल स्केल के ऊपर क्वांटिटेटिव स्टडी जो है वो लेस रिलायबल होती है। अब वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा, ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद है हमारे पास कन्फर्मेशन बाइस।
ठीक हो गया। अब बायसनेस अगर आ गई किसी चीज़ में तो वो किस तरह से हम उसको नहीं अडॉप्ट कर सकते। रिसर्चर जो है वो ऐसे फिनोमिना को जो नेचुरल होगा उसे, यानी कि जो चीज़ अब बायसनेस दिखा देगा कि जो चीज़ उसको नहीं पसंद तो वो उसको ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, ना ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा, ना ही कुछ। जो चीज़ उसको पसंद नहीं है उसको वो स्किप कर देगा। अब इसकी ये जो रिसर्चर की बायसनेस है, अब ये किस चीज़ पर असर करेगी? रिजल्ट्स के ऊपर, जिसके लिए हम क्या करते हैं, क्वान्टिटेटिव डेटा फिर यूज़ नहीं, क्वान्टिटेटिव रिसर्च यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका फोकस जो होता है वो थ्योरी या हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के ऊपर होता है ना। लेकिन जब अगर वो चाहता है, जो रिसर्चर है, उसकी बस कोशिश ही यही है कि इस रिसर्च को, इस थियरी को एक्सेप्ट किया जाए, तो वो अपनी रिसर्च में सारा जो भी प्रोसीजर यूज़ करेगा, टेक्निक्स यूज़ करेगा, उसकी बायसनेस में शामिल होंगी। तो वो बाइस्ड होकर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन करेगा, जिससे क्या होगा, रिजल्ट्स के ऊपर असर पड़ेगा। अब इसकी हम लोगों ने लिमिटेशंस देख ली हैं, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च की। अब ज़रूरी ना तो नहीं है कि इन 4 ड्रॉबैक्स की वजह से हम लोग इसको छोड़ दें। ठीक है, जब ऐसी कंडीशंस आ जाएंगी तो हम इस रिसर्च मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसकी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी जो हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है कि साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है यहाँ पर हमारे पास, कि साइंटिफिकली प्रूवन होता है, जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं ऑथेंटिक होते हैं, रिलायबल होते हैं और इसका रैशनल होते हैं, क्योंकि नंबर्स में होते हैं तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। यूज़फुल फॉर टेस्टिंग होते हैं कि किस तरह से जो एक तो वैलिड रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिससे जो हमारी थियरी है उसके बारे में वैलिड रिजल्ट्स आ जाएंगे तो वो सपोर्ट करेंगे उसको। और रैपिड एनालिसिस होता है, जितना भी हमारे पास डेटा है कंप्यूटर में, तो हम जब उसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो उसका एनालिसिस जो हो जाएगा वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, कि हमें ज़्यादा मतलब कि एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये किस में होगा, नंबर्स में होगा। हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में उसको जल्दी से कंप्यूटर्स में सारे का सारा जल्दी जल्दी जो है वो मैटर सॉर्ट आउट कर देंगे। रेप्लिकेशन हो जाती है इसमें। क्वांटिटेटिव जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो है वो बेस करती है मेजर्ड वैल्यूज़ के ऊपर, कि जब हम उनको चेक करते हैं तो उनकी कॉपीज़ भी तो बनाई जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर में डेटा होता है उसको कॉपी करके हम दूसरे को सेंड करते हैं कि ठीक है, आधा काम मैं करता हूँ, आधा काम तुम कर दो। तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास आसानी आ जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वालिटेटिव रिसर्च। अब हमने जो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च देखी है, एक तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो था, पहले हमने उसका चार्ट बना के दे दिया है, उसके बाद हम लोगों ने सोर्सेज देखे हैं, डेफिनेशंस देखी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, ड्रॉबैक्स देखे हैं, सारे के सारे। अब हमारे पास है कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च को क्या करेंगे। अब ये इसके कंट्रास्ट में आएगी ना क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव में हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पे क्वालिटी की बात करेंगे, कि जो चीज़ क्या है क्वालिटी, इन डेप्थ इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी, और नेचुरल फिनोमिना, सोशल फिनोमिना, नेचुरल सेटिंग, सारे के सारे ये यूज़ किए जाएंगे। अब ऐसी रिसर्च जिसके अंदर हम क्वालिटी की बात करते हैं और उसके अलावा ये एक एम्पिरिकल रिसर्च होती है, जिसमें डेटा को नंबर की शक्ल में नहीं हम लोग डिस्क्राइब कर सकते, वो रिसर्च क्या कहलाती है, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सोशल सेटिंग देखेंगे, नेचुरल सेटिंग देखेंगे, नेचुरल फिनोमिना देखेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम क्वालिटेटिव डेटा को क्या जो इसका रिजल्ट्स होंगे वो हमारे पास किसी भी साइकोलॉजिस्ट के रिजल्ट्स हो सकते हैं कि वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं है। अब इसमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसे कौन कौन सपोर्ट करता है, एक तो ह्यूमनिस्ट इसको जो अप्रोच है वो सपोर्ट करती है, उसके अलावा बिहेवियरिस्ट भी इस रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो भी उस सपोज दैट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर वो किसी से उनकी जो रिसर्च है वो क्या करेंगे, सर्वे करेंगे और लोगों की राय जानेंगे, वो उनके अपने वर्ड्स में होगी ना कि नंबर्स में होगी। तो लोगों की जो राय होगी वो वर्ड्स में होगी ना कि नंबर्स में। तो इसलिए क्या करते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट करते हैं कि इसमें क्वालिटी बताई जाती है, और इंसान क्या करता है, अपना जो रिसर्चर्स हैं वो अपने रिसर्च को क्या कर सकते हैं, नंबर्स में नहीं बल्कि वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है वैरायटी ज़्यादा आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोगों ने देखा है कि एक साइकोलॉजिस्ट करते हैं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच इसको सपोर्ट करती है, बिहेवियरिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा जी हमारे पास ह्यूमन जो फिनोमिना है ना, ह्यूमनिज्म वाले, वो भी इसको रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू ही अपनी सारी की सारी जो उनकी
स्टडी होती है या फिर रिसर्च होती है वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब क्वालिटेटिव रिसर्च को हम किन किन तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। हमारा जो डेटा है, जब हम डेटा हासिल करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम क्वालिटेटिव डेटा हासिल कर सकते हैं। अब उसमें हमारे पास आ जाते हैं इंटरव्यूज़। हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे। उसमें इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, अब इंटरव्यूज़ की 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। अब जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं वो सरफेस लेवल के ऊपर होते हैं, ठीक है, मतलब थोड़े बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है उसमें क्या आ जाता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें अब जो आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हो उसका आपको क्या पता होना चाहिए, स्कोप पता होना चाहिए। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन ये जो है इन डेप्थ इसमें स्टडी की जाती है और जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें भी मतलब कि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और डीपली जाके हम लोग किसी भी अगर फील्ड के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में डीपली क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम अपना क्वालिटेटिव डेटा किसके थ्रू हासिल करेंगे, इंटरव्यूज़ के थ्रू हासिल करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं कि फोकस ग्रुप। अब फोकस ग्रुप क्या होता है, फोकस ग्रुप वो लोग होते हैं, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे पास जो कि किसी भी इशू को, सोशल इशू हो गया, वो नेशनल इशू हो गया, जो भी है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। उनकी जो डिस्कशन है वर्ड्स में होती है ना, तो फोकस ग्रुप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा जो है वो हम गेन कर सकते हैं। अब उसके बाद है जी पोस्ट कार्ड्स। अब पोस्ट कार्ड क्या होते हैं, स्मॉल स्केल के ऊपर जो ये रिटन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी क्लास में जाते हैं, कोई किसी स्कूल का सर्वे करते हैं, हम एक क्लास को ले लेते हैं, उस क्लास में जाकर हम लोग एक क्वेश्चन बताते हैं कि आप ना ये नोट पैड लें, इसके ऊपर आपकी इस स्पेसिफिक जो फिनोमिना है या फिर इस सोशल इशू के ऊपर आपकी क्या राय है, आप उसे ना हमें 2 लाइनों में, 3 लाइनों में या 2 वर्ड्स में, 1 वर्ड में आप उसे डिस्क्राइब करें। तो ये क्या हो गया, हमारे पास पोस्ट कार्ड आ गए, इससे हम क्वालिटेटिव डेटा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है जी सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि ऑलरेडी जो प्रेजेंट डेटा है, रॉ डेटा, उससे हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से उसी से डेटा हासिल करते हैं। सपोज़ दैट अगर किसी ने कोई थियरी दी है, किसी ने कोई थियरी पेश की है, अब उस थियरी के ऊपर उसने जो भी, उस साइंटिस्ट ने, उस बंदे ने जितनी भी रिसर्च की होगी वो तो उसके पास डेटा ऑलरेडी होगा ना, तो वो तो उसका क्या है, रॉ डेटा है। अब हम उसी डेटा को जब दोबारा से स्टडी करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सेकेंडरी डेटा आ जाएगा। सपोज़ दैट अगर हमें एक रिसर्च दी जाती है कि हमें आप इस टॉपिक के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर रिसर्च करें, तो हम क्या करेंगे, पहले जाके इंटरनेट पर उसको सर्च करेंगे। तो हम जब इंटरनेट पे जाके उसको सर्च करेंगे तो ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में और उस स्टेटमेंट के बारे में जितनी भी स्टडीज़ होंगी उनको सर्च करके हम वहाँ से गेन करेंगे, तो वो उस रॉ डेटा से हम अपना क्या बनाएंगे, सेकेंडरी डेटा बनाएंगे, ठीक है। अब फिर इसमें ऑब्जर्वेशंस भी आ जाती हैं कि इसमें हम ऑब्जर्वेशंस भी देखते, उसका भी यूज़ करते हैं, हम जाके ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर हम लेबॉर्ट्री में जाएंगे या फिर लाइब्रेरी में जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन ख़ुद जाके ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इस जो हमारे जो भी टॉपिक है या फिर स्टेटमेंट है, इसके बारे में कितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव डेटा की या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की टाइप्स कितनी हैं। अब ये है हमारे पास क्वालिटेटिव जो रिसर्च है मेथड, इसमें डायरी आ जाती हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फोकस ग्रुप्स आ जाते हैं, केस स्टडी रिसर्च है और एथनोग्राफी है, ठीक हो गया। अब इसकी की फीचर्स की अगर बात की जाए तो उन की फीचर्स में क्या है कि नेचुरल कंटेंट होता है। वो अब किस तरह से नेचुरल कंटेंट की हम लोगों ने बात की है कि जो भी नेचुरल फिनोमेना के ऊपर हमारी जो रिसर्च होगी तो वो सारे का सारा क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा, ठीक है, डेटा। और इसके बाद है जी इंटरेक्टिव प्रोसेस, कि हम जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा, जब हम यानी कि वो लोग जो स्टडी करना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक जो यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्चर होते हैं, वो स्टडी करेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। अब उनके पर्सपेक्टिव से जब वो अपने वर्ड्स में अब किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे तो वो क्या करेंगे, क्वालिटी बताएंगे, ठीक हो गया। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर एक और ये भी है कि रिसर्चर जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है डेटा का, और किसी भी एक्टिव पार्टिसिपेंट के बगैर डेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक हो गया। डिज़ाइन ऑफ द स्टडी कैन बी चेंज्ड। अब हम लोगों ने देखा था कि क्वांटिटेटिव जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हम लोगों को पहले ही सिलेक्ट करना पड़ता था कि हम लोगों को डिज़ाइन जो है वो किस तरह का देखना चाहिए। लेकिन अब जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च जब कर रहे होते हैं तो हम अपना डिज़ाइन जो है रिसर्च का वो चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह से कि अगर हमें ऑब्जर्वेशन से इतना ज़्यादा नहीं हमें मटेरियल या डेटा मिला तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीकाकार यूज़ कर लेंगे, हम डेटा एनालिसिस की तरफ चले जाएंगे या फिर हम किसी और तरीके की तरफ चले जाएंगे, जैसे हम फोकस ग्रुप की तरफ चले जाएंगे,
इंटरव्यूज़ ले लेंगे, तो ये सारे के सारा क्या है, हम अपना डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अब इसमें रियलिटी जो है सिंगल रियलिटी नहीं होती, बल्कि हम इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्चर जो है उसके लिए सिंगल रियलिटी नहीं होती। ठीक है, वो यानी कि ऑब्जर्वर जो है उसमें वो सिर्फ एक रेफरेंस नहीं देगा, बल्कि उसको बहुत सारे रेफरेंसेस देने पड़ेंगे जितने वो तरीके यूज़ करेगा। ठीक हो गया। अब जी है थियरी इज़ डेटा ड्राइवन, यानी कि जो भी थियरी पहले पेश की गई है, या फिर ये जो हम सारे के सारे, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई थियरी पहले पेश की गई हो, थियरी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसके बारे में रिसर्च करें। नहीं, हम सारी की सारी रिसर्च कर लेंगे जो अगर हमारे जहन में जो हाइपोथेसिस थे, जिसको हमने थियरी बना ली थी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, अब उस थियरी के बारे में जब हम सर्वे करेंगे या फिर इंटरव्यूज़ करेंगे, उसके हक़ में जितने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे तो दोबारा हम फिर उसको थियरी बना सकते हैं। ठीक है, पहले नहीं बना सकते। अब इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब ये सारे के सारे प्रोसेसेस, इंटरव्यूज़ हो गए या फिर पोस्ट कार्ड्स हो गए, फोकस ग्रुप हो गए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और दूसरा ये बहुत ही मतलब लार्ज स्केल के ऊपर होते हैं ना, तो हमें क्या करना है, एक तो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिलायबिलिटी जो है उसके बारे में मसला हो जाता है। अब जब हम कहते हैं कि क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो वो हर एक इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो अब हर इंसान का जो पर्सपेक्टिव है, अगर थियरी की बात की जाए कि हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और हम लोग जाके कि या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जब जाके लोगों से राय लेंगे तो वो एक्सपर्ट तो नहीं होंगे ना। अब हर इंसान का जो अपना पर्सपेक्टिव होगा तो वो रिलायबल तो नहीं हो सकता। अब ये सारे के सारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च का प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है कि इसमें पहले हम लोग जाएँ, ऑब्जर्वेशन करें, हम इंटरव्यूज़ लें, हम उसको एनालाइज़ करें, उसके रिज़ल्ट्स बनाएं, सारे के सारे बहुत लोगों से बात करें, तो ये क्या हो जाएंगे, एक तो ये लेंथी प्रोसेस है। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी, लिमिटेशंस के बावजूद भी, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर रिलाई कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग इसके लिए। जैसे हम लोगों ने बात की ना कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अभी तक इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसमें पहला जो हमारे पास पॉइंट है कि रिसर्चर जो है उसको किसी भी जो भी उसका रिस्पोंडेंट है, उसका इनसाइड व्यू मिल जाता है कि वो लोग इस इशू के बारे में, इस स्पेसिफिक फिनोमेना के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसको लोगों की अंदरूनी कैफियत का पता चल जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये पॉसिबल सजेशंस जो हैं, उसके कॉजेज़ के बारे में, इफ़ेक्ट्स के बारे में, अगर कोई सोशल इशू है या फिर कोई फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना, उसके बारे में पॉसिबल सजेशंस देते हैं। ठीक है, अब पॉसिबल सजेशंस अपने वर्ड्स में ही दी जा सकती हैं, जो कि हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा है। ठीक हो गया। अब ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये अलाउ करती है एम्बिगुइटीज़ को। अब हम लोगों ने देखा है ना कि एक तो लोगों की जो राय है एम्बिगुअस ही होती है, हर एक इंसान किसी भी फिनोमेना के बारे में कुछ सोच रहा है, दूसरा कुछ सोच रहा है, तो इसमें एम्बिगुइटीज़ की इजाज़त होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव स्टाइल यूज़ करते हैं, जो कि एक रिफ्लेक्शन होता है सोशल रियलिटी का। ठीक हो गया। अब ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव स्टाइल है, ये किसका है, किसी यानी कि हम किसी का इंसाइट और उसकी अंदरूनी जो कैफियत है उसके बारे में जब जान सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे पास उसका नैरेटिव स्टाइल हो गया। अब इसको अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करें, तो हम लोगों ने देखा है कि ज़रूरी नहीं है, अब हम इसका आंसर नहीं कर सकते कि कौन सा जो रिसर्च मेथड है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब कोई ऐसे हमारे पास सिचुएशंस आ जाती हैं, कोई ऐसे रिसर्चेज आ जाते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जो कि जिसके ऊपर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड सूट कर रहा होता है, और कुछ ऐसे फिनोमेना आ जाते हैं जिसके ऊपर जिसके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड सूटेबल होता है। तो यहाँ पे किसी एक को राइट कहना जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। ठीक हो गया। दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब दोनों ही रिसर्चर की स्किल के ऊपर बेस करते हैं कि कौन सा कोई रिसर्चर जो है, अगर उसको कौन सा मेथड सूट कर रहा है, या उसके जो टॉपिक है रिसर्च का, या फिर उसकी जो स्टेटमेंट है, जो भी थियरी है, अब उस थियरी के ऊपर कौन सा जो मेथड है वो सूट कर रहा है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दोनों ही जो रिसर्च मेथड्स हैं वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों की अपनी जगह क्या है, अलग एक अहमियत है। ठीक हो गया। अब यहाँ आज जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ठीक हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।